हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 9th फाउंडेशन बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स की एंड सेल इंक्लूजन्स की। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे वैक्यूल्स की एंड सेल इंक्लूजन्स की। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूल्स की। देखो, ऐसा है कि वैक्यूल्स को समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि जो वैक्यूल्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, उनका पर्पस क्या है। देखो, हुआ ये है कि आप गए हो मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आप मार्केट गए हो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और आपने जो है आटा खरीद लिया, चावल खरीद लिया, दालें खरीद ली अलग अलग टाइप की, आपने चने खरीद लिए। तो ये सब कुछ सामान, राशन आप खरीद करके घर में लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अब आप आटा खरीद के लेके आए हो, तो उस आटे को रखने के लिए आपके पास एक कंटेनर होगा, है ना। आपके पास एक कंटेनर होगा जिसमें आप आटा भर दोगे और आटे को उस कंटेनर में स्टोर कर दोगे, है ना। सिमिलरली आपके पास एक और कंटेनर होगा जिसमें आप चावल भरोगे। आपके पास एक और कंटेनर होगा जिसमें आप चावल भरोगे। भर दिया आपने चावल, और चावल को आपने एक दूसरे कंटेनर में स्टोर करके रख दिया। फिर आप चने भी लेकर के आए हो, है ना, वो छोले वाले चने, तो उन्हें भी स्टोर करना है। तो आपके पास एक और कंटेनर होगा जिसमें आप चने भर दोगे और कुछ इस तरीके से आप चनों को भी एक कंटेनर में स्टोर करके रख दोगे। फिर इसके बाद में आपके पास एक और कंटेनर होगा। किस लिए? अरे, मूंग दाल भी तो लेकर के आए हो ना, तो उसको भी तो रखना पड़ेगा ना। तो आपके पास जो डब्बा था, जो कंटेनर था, उसमें आपने मूंग दाल भर दी और कुछ इस तरीके से आपने मूंग दाल को एक कंटेनर में स्टोर करके रख दिया। तो मुद्दा ये है कि आप जो मार्केट से इतना सारा सामान, इतना सारा राशन जो लेकर के आए हो, चना, दाल, चावल, आटा, इन्हें रखने के लिए, इन्हें स्टोर करने के लिए आपके पास कंटेनर्स या डब्बे डेफिनेटली होने चाहिए ना। ज़रा सोचो, अगर आपके पास एक भी डब्बा ना हो तो, घर पर अगर आपके पास एक भी डब्बा ना हो तो, एक भी कंटेनर ना हो तो, कहाँ रखोगे आटा, कहाँ रखोगे चावल, कहाँ रखोगे मूंग दाल, कहाँ रखोगे चने। तो मतलब ये है कि घर में जो सामान आया, घर में जो सामान आया, उस सामान को स्टोर करने के लिए, उस सामान को स्टोर करने के लिए आपके पास कंटेनर होना ही चाहिए। अगर कंटेनर नहीं हुआ तो ज़रा सोचो, अगर कंटेनर नहीं हुआ तो फिर कहाँ रखोगे सामान? रख ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो फिर आपको वैक्यूल्स भी समझ में आ जाएंगे। कैसे? सुनो, एक सेल है, एक सेल है और उस सेल के अंदर बड़ा सारा सामान है। एक सेल है, अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक सेल है और उस सेल के अंदर बड़ा सारा सामान है। तो उस सामान को स्टोर करने के लिए
डब्बे होने चाहिए ना, बॉक्सेस होने चाहिए, कंटेनर्स होने चाहिए। और पता है होते भी हैं। अरे जैसे हमारे घर में डब्बे होते हैं ना, तमाम सारे डब्बे होते हैं हमारे घर में, एक डब्बा, उससे बड़ा डब्बा, सबसे बड़ा डब्बा, कुछ इस तरीके से। तो हमारे घर में भी बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम सामान स्टोर करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक वैसे ही अभी मैं बात कर रही हूँ एक सेल की, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, बस मेरे पास एक सेल है और उस सेल के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं, सेल के अंदर बहुत सारा सामान है। तो उस सामान को स्टोर करने के लिए डब्बे होने चाहिए ना, कंटेनर्स होने चाहिए ना, और बिल्कुल होते हैं। और पता है उन डब्बों को, उन कंटेनर्स को जो सेल के अंदर होते हैं सामान को स्टोर करने के लिए, उन्हें पता है हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उस एग्जाम्पल को सुन लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो फिर ये वैक्यूल्स क्या हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हैं लेकिन इनको समझना बड़ा आसान है। आई बात समझ में? तो सेल के अंदर भी कुछ कंटेनर्स होते हैं सामान को स्टोर करने के लिए, और उन्हीं कंटेनर्स को हम प्यार से बोलते हैं वैक्यूल्स। तो ये बात मैं लिख दूं? चलो लिख देते हैं, क्या बड़ी बात है। आइए, ग्रीन कलर से लिखूंगी मैं, ग्रीन। चलो, तो सेल्स में कंटेनर्स होते हैं टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, सेल्स में कंटेनर्स होते हैं टू स्टोर वेरियस substances, and these containers are called vacuoles. vacuoles, ठीक है। उन्हीं कंटेनर्स को, उन्हीं डब्बों को, उन्हीं कंटेनर्स को, उन्हीं डब्बों को जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द वैक्यूल्स अकर इन मोस्ट सेल्स। अधिकतर सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यार, अब कोई गरीब है, कोई अमीर है। अमीर जो है इतना सारा राशन का सामान लेकर के आते हैं घर में, है ना, 5 तरह की दालें लेकर के आते हैं, चनों की भी खूब वैरायटी लेकर के आते हैं, चावल भी बासमती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आटे भी जो ना भर भर के लेके आते हैं। लेकिन जो गरीब एक परिवार है, गरीब घर है, राशन तो उनके यहाँ भी आएगा लेकिन कम आएगा। थोड़ा सा चावल आएगा, एक टाइप की दाल आ जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा आटा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो चाहे घर अमीर हो, मतलब लोग अमीर हो या गरीब हो, सबके घर में तो राशन आता ही है ना। मतलब सामान को स्टोर करने की तो ज़रूरत पड़ती ही है ना। अब कोई गरीब घर में, मतलब एक घर है जिसके लोग मतलब गरीब हैं, है ना, तो उनके घर में थोड़ा सा आटा आ जाएगा, एक दाल आ जाएगी, एक टाइप का चावल आ जाएगा। लेकिन जो राशन उनके घर में आया है, उस राशन को भी तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना। भले एक टाइप की दाल आई है, चना दाल आ गई है ना, तो उस चना दाल को भी तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि घर गरीब है या अमीर है, राशन आया है, सामान आया है, तो उसको तो स्टोर करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। एक टाइप की दाल है वो स्टोर होगी, चावल है वो स्टोर होगा, आटा है वो भी स्टोर होगा।
अब जो अमीर घर है वहाँ पे डेफिनेटली स्टोरेज ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उनका सामान इतना सारा है, इतनी सारी दालें, चावल, ये वो, बिस्किट्स, नमकीन, स्नैक्स, ये वो, तो उनके घर में जो स्टोरेज है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन होगा तो वहाँ पर भी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर अमीर हो या घर गरीब हो, सामान सब में आता है और सामान को स्टोर हर घर में किया जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वैक्यूल्स अकर इन मोस्ट सेल्स, द वैक्यूल्स अकर इन मोस्ट सेल्स, कि अधिकतर सेल्स में मोस्ट ऑफ द सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? अरे यार, कुछ ना कुछ तो सामान सेल में रहेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो सामान सेल में रहेगा ही जिसको स्टोर करना होगा। तो स्टोरेज के लिए तो भैया वैक्यूल्स ही होंगे ना, और कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बोलेगा कि भाड़ में जाए सेलुलर रेस्पिरेशन, मैं तो जो है सामान स्टोर करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। जिसका जो काम है उसी को करना सही होता है। तो अधिकतर सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेल्स में सामान तो होता ही है और उन सामान को स्टोर तो करना ही होता है ना। तो स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स तो होंगे ना, कंटेनर्स तो होंगे, डब्बे तो होंगे ही। घर अगर गरीब है तो टीन के डब्बे होंगे, घर अगर गरीब है तो टीन के डब्बे होंगे चावल या कुछ भी स्टोर करने के लिए। और अगर अमीर हैं घर वाले तो वो कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के कंटेनर्स, कांच के कंटेनर्स लेकर के आएंगे सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ऑब्वियसली। ओके, दे आर स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे होते हैं, बट मोर इन नंबर्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं उनका साइज छोटा होता है और नंबर ज़्यादा होता है। नंबर ज़्यादा मतलब क्या? जब हम प्लांट सेल्स से कंपेयर करते हैं ना, जब हम प्लांट सेल्स से कंपेयर करते हैं तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं उनका नंबर हमको ज़्यादा मिलेगा और साइज कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। छोटे ज़्यादा, छोटे ज़्यादा। छोटे क्यों है? देखो ऐसा है, इंसान भी तो एक जानवर है, मैं भी तो एक जानवर हूँ, मैं एक एनिमल हूँ। अब मैं इस समय देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, मैं आपको समझा भी रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, मैं यहाँ पर चल भी रही हूँ, अपनी मैं पोजीशन भी चेंज करती हूँ, कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे कितने सारे काम कर रही हूँ, मैं सांस भी ले रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो इन सब कुछ काम करने में बहुत एनर्जी जाएगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, मैं चल भी रही हूँ, तो इन सब में मेरी बहुत एनर्जी जा रही है। तो मेरे बॉडी के जो सेल्स है ना, दरअसल उन सेल्स के पास ज़्यादा कुछ स्टोर करने के लिए है ही नहीं। मेरे बॉडी के जो सेल्स है ना, उन सेल्स के पास ज़्यादा कुछ स्टोर करने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी सामान है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि मैं काम कर सकूं तरह तरह के। तो ये अकेले मेरी बात नहीं है, ये सारे एनिमल्स की बात है, ये आपकी भी बात है, दूसरे जानवरों की भी यही बात है कि हम एनिमल्स क्या होते हैं, हम एनिमल्स मोटाइल होते हैं, मतलब हम मूव कर सकते हैं। हमें यहाँ से वहाँ जाना होता है, फिर यहाँ फिर वहाँ, हमें काम करने होते हैं, हमें कितने सब कुछ खेलना कूदना होता है, काम करना होता है, इंस्टाग्राम चलाना होता है, रील बनानी होती है, हमें कितना कुछ करना होता है। तो इन सब कामों में हमारी बहुत एनर्जी जाती है, इन सब कामों में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। इसीलिए एनिमल्स के बॉडी में जो सेल्स होते हैं, मतलब जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ स्टोर करने का ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए जो वैक्यूल्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि एक घर में चावल, आटा, ये सब आ रहा है, लेकिन उस घर में लोग बहुत ज़्यादा हैं, उस घर में 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोगों के लिए घर में 3 टाइम खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो आप खुद सोचो कि जो भी राशन आता होगा वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता होगा, क्योंकि घर में 20 लोग हैं, 20 लोगों के लिए 3 टाइम खाना बन रहा है दिन में। तो जो आया फटाफट खत्म हो गया, तो ज़्यादा उनके पास बड़े डब्बे होंगे ही नहीं। क्यों? चावल आया 10 दिन के अंदर खत्म,
फिर और लेके आओ, फिर और लेके आओ, हर 10वें दिन की यही कहानी है। तो उनके पास बहुत बड़े कंटेनर्स होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि राशन तो 10 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा है, एनिमल सेल्स में भी ऐसा है कि भैया हम होते हैं, जानवर होते हैं मोटाइल, तो इसीलिए हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और हमारे सेल्स में ऐसा कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है स्टोर करने के लिए, क्योंकि अधिकतर चीज़ों को यूज़ करा जाता है लगातार एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए। तो इसीलिए हमारे अंदर, मतलब एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका साइज़ छोटा होता है और नंबर ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे अगर फंजाई की और प्लांट सेल्स की, तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो नंबर में कम होते हैं लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं। ज़रा खुद दिमाग लगाओ, एक वो है प्लांट है, तो वो तो भैया आपने उसको जहाँ गाड़ा है मिट्टी में, ज़िंदगी भर वो वहीं रहेगा, उसको तो चलना नहीं है, तो बेसिकली उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज के लिए कुछ ज़्यादा ही सामान होता है। एक घर में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो महीने में अगर वो एक बार भी राशन लाते हैं तो वो राशन उनका महीने भर चलता है। क्यों? क्योंकि घर में केवल 2 ही लोग हैं, तो उनके पास कंटेनर इतने बड़े बड़े होंगे कि भैया चावल लाए, महीने भर का चावल इस बड़े से कंटेनर में भर के रख दिया। तो क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, मोटाइल नहीं होते हैं, इसलिए इनके सेल्स के अंदर, फंगल और प्लांट सेल्स के अंदर सामान कुछ ज़्यादा ही होता है स्टोर करने के लिए, इसलिए इनके जो वैक्यूल्स हैं वो साइज में बड़े बड़े हो जाते हैं और नंबर में कम होते हैं एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स का काम होता है, मतलब वैक्यूल्स ना स्टोरेज पर्पस के लिए ही होते हैं, वैक्यूल्स स्टोरेज पर्पस के लिए ही होते हैं। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। ऐसा नहीं है कि केवल सॉलिड चीज़ें ही आकर के वैक्यूल्स में स्टोर होंगी या केवल लिक्विड चीज़ें ही आकर वैक्यूल्स में स्टोर होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स वैक्यूल्स में आकर के स्टोर हो सकते हैं, तो ये स्टोरेज पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है ना? सो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। मतलब कि एक ही मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है क्या? एक वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। इन एनिमल सेल्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये तो हमें पता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा या पैरामीशियम, the food vacuole contains food item and that the animal has ingested and subsequently consumed। तो बेसिकली एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है ना? जैसे ये क्या है? ये है अमीबा, ये हमने इसका बना दिया न्यूक्लियस। अब क्या हुआ? इसने खाना खाया, इसने खाना खाया तो खाना इसकी बॉडी में आ गया। बॉडी में एक ही तो सेल है, तो सेल के अंदर क्या हुआ? खाना आ गया। अब इस खाने को भी स्टोर करने के लिए, खाने को भी स्टोर करने के लिए डब्बा होगा ना, कंटेनर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? अरे ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खाना है ना, ये ऐसा वैक्यूल है जिसके अंदर खाना है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? फूड वैक्यूल। ठीक, चलो ये देखो कुछ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड होता है क्या? एक वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन की यहाँ पे जरूरत पड़ती ही नहीं है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन possess specialized vacuoles that serve as osmoregulatory organelles, that is they are associated with the maintenance of water balance of the body। देखो ऐसा है, हर चीज़ की ना हमारी बॉडी में क्या बोलेंगे, एक रेंज होती है। हर चीज़ की हमारे बॉडी में एक रेंज होती है। जैसे कि हम बात करें पानी की, अब हमको पता है कि पानी हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब किसी ने आपसे बोल दिया कि ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है। अब आप दिन भर दे पानी दे पानी दे पानी, पानी पिए जा रहे हो, तो यार जितना बॉडी को चाहिए होगा ना, बॉडी उतना ही पानी रखेगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी आप पी रहे हो ना दिन भर कि स्किन ग्लो करेगी हमारी, वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? तो हमारी होती है किडनीज। किडनीज क्या करती है?
यूरिन फॉर्मेशन करती हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी दिन अगर आपने ज़्यादा ही पानी पी लिया तो उस दिन आपको टॉयलेट सुसु ज़्यादा जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना आपकी बॉडी को पानी चाहिए है, बॉडी उतना ही रखेगी। जो एक्सेस पानी आप पी रहे हो लालच में कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, वो एक्सेस पानी किडनीज जो हैं वो बाहर निकाल देंगी यूरिन के फॉर्म में। आई बात समझ में? एक्सेस पानी को किडनीज बाहर निकाल देंगी यूरिन के फॉर्म में। आई बात समझ में? अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पानी बहुत कम पीते हो, एग्जाम टाइम है या कहीं बाहर चले गए हैं, बॉटल लेकर के नहीं गए हैं, वाटर बॉटल है ना, बाहर का पानी आप पीते नहीं हो, तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने दिन भर में पानी कम पिया। जिस दिन आप पानी कम पीते हो उस दिन आप ये नोटिस करोगे कि यार उस दिन तो सुसु लग ही नहीं रही है। सुबह गए थे, एक बार और गए, और जब गए तो एकदम येलो येलो सी जो है ना टॉयलेट हुई है, यूरिन हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि किडनीज का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जो एक्सेस पानी है उसको बॉडी से बाहर निकालना। किडनीज इतनी स्मार्ट होती हैं कि अगर उनको लगता है, किडनीज को अगर ये लगता है कि यार बॉडी में पानी की अब कमी हो रही है, तो किडनीज क्या करेंगी, बॉडी में जो पानी है ना उसको कंजर्व करेंगी। देखो अगर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर निकाल देंगी यूरिन के फॉर्म में, लेकिन अगर बॉडी में पानी कम है तो उस कम पानी को भी किडनीज क्या करती है, कंजर्व करती हैं, वेस्ट नहीं होने देती हैं कि इंसान जो है धकाधक सुसु जाया जा रहा है और बॉडी में जितना भी पानी है वो पूरा निकला जा रहा है। किडनीज स्मार्ट होती हैं, वो बोलती है कि नहीं यार वैसे ही बॉडी में पानी की कमी है, और अगर टॉयलेट बार बार इंसान जाएगा, बार बार यूरिन पास करेगा, तो जो पानी है बॉडी में वैसे ही कम है और जितना भी है वो भी निकल जाएगा। ये तो सही नहीं है। इसलिए यूरिन बहुत ही थोड़ी, जिस दिन आप पानी नहीं पीते हो उस दिन यूरिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती है और येलो येलो सी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है उस दिन। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, कि पानी में बॉडी में वाटर का अमाउंट बैलेंस्ड रखना, बॉडी में पानी का अमाउंट बैलेंस्ड रखना, कि बहुत ज़्यादा ना हो जाना, बहुत कम ना हो जाना। किसने काम किया? किडनीज ने काम किया। और मतलब बॉडी में पानी का जो अमाउंट है उसको बैलेंस रखना, ये किसने किया बैलेंस? तो किडनीज ने किया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक वैसे ही वैक्यूल्स के बारे में भी यहाँ पर तारीफ करी गई है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन पोजेसेस, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल के बने होते हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं दैट सर्व एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनल, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। मतलब वही कि सेल के अंदर पानी का जो अमाउंट है उसको बैलेंस्ड रखेंगे। जो काम हमारी किडनीज कर रही है ना बॉडी में पानी के अमाउंट को बैलेंस रखना, वही काम कुछ वैक्यूल्स भी करते हैं इन सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, मतलब कि उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी के एकमात्र सेल में पानी के अमाउंट को बैलेंस रखते हैं कौन? कुछ मतलब ये हमारे स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। ठीक है ना, that is they are associated with the maintenance of the water balance of the body. Okay, in plant cells generally vacuoles जो है कहाँ से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस से ही जो है ना निकलते हैं और फ्यूज हो जाते हैं एट मैच्योरिटी टू ऑफ द सेल्स टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल्स। जो बात निकली थी ना कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, तो वैक्यूल्स निकले कहाँ से हैं, बने कहाँ से हैं, अराइज कहाँ से हुए हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस। वैक्यूल्स अराइज कहाँ से हुए हैं? वैक्यूल्स मतलब क्या? कंटेनर, सैक, मेम्ब्रेन बाउंड सैक। वैक्यूल्स मतलब क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सैक। तो ये निकलते कहाँ से हैं? ईआर से एंड गोल्जी अपैरेटस से। अब सपोज ये एक वैक्यूल आया, ये आया, ये आया, एट मैच्योरिटी ये तीनों ही वैक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। अब समझ में आया कि क्यों प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, क्योंकि वैक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो, these vacuoles are bubble like sacs
बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और जो मेम्ब्रेन बाउंड करती है या सराउंड करती है एक वैक्यूल को, या आप ये भी बोल सकते हो कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है ये। दे आर फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। और क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम प्लांट सेल के एक वैक्यूल की बात कर रहे हैं। तो उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। एक ही मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम बोलेंगे सेल सेप। क्या बोलेंगे, सेल सेप। जो सेल सेप है उसमें क्या होता है, देखो पानी तो होगा ही, फ्री वाटर। फ्री वाटर मतलब क्या, देखो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो साइटोप्लाज्म में भी पानी होता है, लेकिन वो पानी फ्री नहीं होता। उस पानी में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं। वो पानी जो है बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए वो फ्री वाटर नहीं होता। लेकिन सेल सेप में जो पानी है वो फ्री होता है। एंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, शुगर्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वही गैसेस आ गई यहाँ पर, शुगर भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए, सॉल्युबल पिगमेंट्स भी आ गए, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इतना समझ में आया। चलो ये देखो, ये प्लांट सेल आपको बताया जा रहा है। ये देखो, ये एक बड़ा सा वैक्यूल है ना, देखो बड़ा सा वैक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैक्यूल है ये इतना बड़ा हो गया है कि नालायक सेल के सेंटर में आके बैठ गया है, और इसीलिए इसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। क्यों, इतना बड़ा हो गया कि सेल के सेंटर में ही आ गया, सेल के सेंटर में आकर के बैठ गया, तो नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल वैक्यूल। और इसके कारण जो न्यूक्लियस है वो बेचारा साइड में शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर भी देखो कुछ यही हाल है कि वैक्यूल ही इतना बड़ा हो गया कि उसके कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। अब जो टोनोप्लास्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल, है ना। द सेल सेप प्रोवाइड्स turgidity and rigidity to the cell. The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्लांट सेल लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्लांट सेल है, थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। आइए, ये है अपना सुंदर सा प्लांट सेल, ये है सेल वॉल, ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा क्या है, हरा हरा साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो आपको बीच में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये भरा होता है सेल सेप से। ये सेंट्रल वैक्यूल ये भरा होता है सेल सेप से। थोड़ा सा सेल सेप भी हम लिख ही देते हैं। आइए, ये क्या है, ये है सेल सेप, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, जैसे कि आपके पास एक बलून है और उस बलून में आपने पानी भर दिया। आपके पास एक बलून है और उस बलून में आपने पानी भर दिया, तो बलून के अंदर जो पानी होगा ना, वो पानी पता है क्या करेगा, पानी बलून की दीवार के ऊपर, बलून की दीवार के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, सब समझ में आता जाएगा। सपोज मेरे आसपास एक बलून है, मैं बलून के अंदर हूं, मैं पानी हूं, ठीक है, मैं पानी हूं। मैं कौन हूं, मैं पानी हूं। और पानी कहाँ है, मैं कहाँ हूं, तो बलून के अंदर। तो ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करो कि
मेरे आसपास क्या है? मेरे आसपास बलून की दीवार है। मेरे आसपास क्या है? इमेजिन करो, इमेजिनेशन। मेरे आसपास क्या है? बलून की दीवार है। और मैं कौन हूं? मैं हूं पानी। मैं पानी हूं, तो मैं क्या करूंगी? बलून की दीवार के ऊपर, बलून की दीवार के ऊपर प्रेशर लगाऊंगी अंदर की तरफ से। मैं इसको ड्रॉ भी कर सकती हूं, ऐसी बात नहीं है। इधर आओ। ठीक है, ये बलून है, अच्छा नहीं बनाए लेकिन मान लो ये क्या है? बलून है। ठीक है, ये बलून है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी 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 पानी, चलो पानी बनाए। चलो ये देखो, ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पानी क्या करेगा? ये पानी ऐसे प्रेशर लगाएगा। पानी प्रेशर लगाएगा बलून की दीवार पर। पानी प्रेशर लगाएगा बलून की दीवार के ऊपर अंदर की तरफ से। अगर आप बलून को ऐसे पिचकाओ, अगर आप बलून को ऐसे हाथ में पकड़ करके ऐसे पिचकाओ, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रेशर लगा रहे हो बलून के ऊपर, दीवार के ऊपर, बाहर की तरफ से। अरे यार, बलून आपने ऐसे हाथ में पकड़ा है, यही वाला, और आप उसको ऐसे दबा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी प्रेशर लगा रहे हो बलून की दीवार के ऊपर। बलून की दीवार के ऊपर आप भी प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन बाहर से। लेकिन अंदर जो पानी है, बलून के अंदर जो पानी है, वो पानी प्रेशर लगा रहा है बलून की दीवार पर अंदर की तरफ से। जैसे कि अगर आपको मैं एक बोरे में बंद कर दूं, बोरे में बंद कर दूं, तो आप बोलोगे ना कि बचाओ 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 बचाओ, ऐसे अंदर से जोर लगाओगे ताकि जो बोरा है वो फट जाए। तो बलून के अंदर जो पानी है, वो पानी भी क्या करेगा बेटा? वो पानी भी बलून की दीवार के ऊपर प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ से। जो पानी है ना, पानी, वाटर, वो बलून की दीवार पर प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ से, लाइक दिस। समझे? अब अगर आपको ये समझ में आया तो फिर ये तो आपके लिए मतलब क्या ही बोलो, हलवा है एकदम। ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये भरा हुआ है सेल सेप से, एकदम भरा पड़ा है सेंट्रल वैक्यूल सेल सेप से, जिसके कारण होता ये है कि ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ना, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये सेंट्रल वैक्यूल किस कलर से बताऊं? चलो पिंक से बताती हूँ। एक तरीके का प्रेशर लगाता है सेल की दीवार के ऊपर। समझे? ऐसा मान लो कि ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ना, ये और कुछ नहीं, ये है पानी भरा हुआ गुब्बारा। सेंट्रल वैक्यूल क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा है। पानी नहीं है, सेल से भरा हुआ है। तो ये गुब्बारा क्या करेगा? ये गुब्बारा, ये सेंट्रल वैक्यूल सेल वॉल के ऊपर, सेल की दीवार के ऊपर, नॉट सेल वॉल, सेल की जो दीवार है, सेल की जो दीवार है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ऐसे अंदर की तरफ से। ये सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि ये भरा हुआ है, ये सेंट्रल वैक्यूल भरा हुआ है सेल सेप से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल सेप में जो पानी होता है, पानी तो है, वो फ्री वाटर होता है। आई बात समझ में? तो इस सेल सेप के कारण सेंट्रल वैक्यूल जो है ना, सेंट्रल वैक्यूल, सीवी, शॉर्ट में सीवी, प्रेशर लगाता है सेल की दीवार के ऊपर, सेल की दीवार के ऊपर, सेल की दीवार के ऊपर प्रेशर लगाता है अंदर की तरफ से। जिसके कारण क्या होता है यार, देखो पानी अगर प्रेशर लगाएगा बलून की दीवार के ऊपर, तो बलून की दीवार ऐसे खिंच जाएगी ना। बलून की दीवार के ऊपर अगर अंदर से पानी प्रेशर लगाएगा तो बलून की जो दीवार है वो ऐसी खिंची रहेगी, ऐसी खिंची रहेगी। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि जो सेंट्रल वैक्यूल है, जो सीवी है, वो क्या कर रहा है?
सेल की दीवार के ऊपर अंदर से ऐसे प्रेशर लगा रहा है, अंदर से ऐसे प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण जो सेल की दीवार है, जो सेल की दीवार है वो ऐसे खींची रहेगी, स्ट्रेच्ड रहेगी, जिसके कारण जो सेल है वो भी खिंचा रहेगा एकदम एटीट्यूड में कि मुझे मत बोलो। तो वो जो सेल का एटीट्यूड है ना, उसको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। सेल टर्जिड रहेगा। सेल के टर्जिड रहने का मतलब क्या है? सेल के टर्जिड रहने का मतलब क्या है कि सेल खिंचा हुआ है। सेल के खिंचे हुए रहने का मतलब क्या है कि सेल की जो दीवार है वो एकदम खिंची हुई है। सेल की दीवार क्यों खिंची हुई है? किस खुशी में खिंची हुई है सेल की दीवार? क्योंकि सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है ना, वो क्या कर रहा है? सेल की दीवार के ऊपर अंदर से प्रेशर लगा रहा है। तो जो दीवार है वो ऐसी खिंची हुई है, दीवार खिंची हुई है, और जब दीवार खिंची रहेगी तो सेल भी खिंचा रहेगा, और ऐसी खिंचे खिंचे सेल को हम क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल बोलते हैं। कुछ गया दिमाग में कि नहीं गया? जाना चाहिए, समझा तो रही हूं। आई बात समझ में? तो इसी खिंचे हुए से सेल को हम क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से सेल को टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल वैक्यूल ही प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रल वैक्यूल कुछ नहीं है, बस सेल सेप से भरा हुआ एक गुब्बारा है। सेंट्रल वैक्यूल कुछ नहीं है, बस सेल सेप से भरा हुआ एक गुब्बारा है। और ये गुब्बारा क्या करता है? सेल की दीवार के ऊपर, सेल की दीवार के ऊपर प्रेशर लगाता है अंदर की तरफ से, प्रेशर लगाता है ऐसे 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 अंदर की तरफ से, जिसके कारण सेल की दीवार खिंची रहती है। एकदम सेल की दीवार ऐसी खिंची रहेगी, तो जो सेल है वो भी पूरा खिंचा रहेगा, और ऐसी खिंचे खिंचे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल। तो सेल को ये टर्जिडिटी दे कौन रहा है? सेंट्रल वैक्यूल ही तो दे रहा है। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया? क्या लिखा हुआ है? देखो, द सेल सेप प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। आप बोलोगे कि मैम जो भी काम हुआ वो तो सेंट्रल वैक्यूल ने करा। सेंट्रल वैक्यूल क्या कर रहा है? सेंट्रल वैक्यूल ही तो सेल की दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ से, लेकिन यहां पर तो सेल सेप दिया गया है। अरे तो जो सेंट्रल वैक्यूल प्रेशर लगा पा रहा है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेशर लगा पा रहा है, वो कैसे लगा पा रहा है? क्योंकि वो भरा हुआ है सेल सेप से। तभी तो मैं बार बार बोल रही हूं कि सेल सेप सेल सेप सेल सेप जो भी है वो सेल सेप के कारण है। पानी का गुब्बारा, पानी का गुब्बारा, लेकिन अगर गुब्बारे से पानी निकाल दो तो काहे का गुब्बारा है कि नहीं? तो यहां पर भी जो सेंट्रल वैक्यूल कर रहा है, क्या कर रहा है सेंट्रल वैक्यूल? सेल की दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ से। वो प्रेशर कैसे लगा पा रहा है? क्योंकि खुद सेंट्रल वैक्यूल क्या है? सेल सेप से भरा हुआ है। अगर सेल सेप निकाल दो सेंट्रल वैक्यूल का, अगर आपने सेल सेप ही निकाल दिया है तो ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम सिकुड़ जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सेल सेप भरा हुआ है। अब अगर तुमने सेल सेप ही निकाल दिया तो ये तो बेचारा क्या, ये तो एक मतलब क्या बोलेंगे, बोरा बन के रह जाएगा, खाली पॉलिथिन। तो खाली जो पॉलिथिन है वो क्या ही प्रेशर लगा पाएगी सेल की दीवार पर? अंदर की तरफ से कुछ नहीं लगा पाएगी, सीधी सी बात है। तो सेंट्रल वैक्यूल किसकी दम पर जो है ना प्रेशर लगाता है? सेंट्रल वैक्यूल किसकी दम पर प्रेशर लगाता है सेल की दीवार पर अंदर की तरफ से? अरे तो सेल सेप की तरफ से, मतलब सेल सेप के कारण। इसलिए लिखा गया है कि द सेल सेप प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। यार देखो वैसा है, कोई चीज ऐसी खिंची रहेगी तो वो ऐसी कड़क सी नहीं हो जाएगी, रिजिड नहीं हो जाएगी, ठीक है? तो सेल सेप ही है जो प्रोवाइड करता है सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी। सेंट्रल वैक्यूल, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास प्लांट सेल है, हमारे पास क्या है? एक प्लांट सेल है, और उस प्लांट सेल में ये हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड गोल्जी अपैरेटस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो गोल्जी अपैरेटस है, वहां से छोटे छोटे से वैक्यूल्स आ गए हैं। अरे प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस से छोटे छोटे से वैक्यूल्स आ गए हैं, नन्हे मुन्ने से वैक्यूल्स आ गए हैं। ये क्या होगा? ये सारे वैक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, सारे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएगा एक बड़ा सा वैक्यूल। ऐसी तो बनता है प्लांट में, प्लांट सेल्स में क्या
वैक्यूल। आई बात समझ में? तो कुछ कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रल वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि वो सेल की 50 से 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके बढ़ जाता है। बताइए, मतलब अगर आप प्लांट सेल को देख लोगे ना तो उसमें आपको 90% तक सेंट्रल वैक्यूल ही दिखाई देगा। 90-80% तक आपको सेंट्रल वैक्यूल ही नजर आएगा, पूरा ऐसे घिरा रहेगा, पूरा ऐसे। एक मिनट में ड्रॉ करके आपको बताती हूं, कुछ इस तरीके से पूरे में आपको सेंट्रल वैक्यूल ही नजर आएगा। न्यूक्लियस को ढूंढना पड़ेगा कि अरे न्यूक्लियस कौन सी साइड में जाके फिक गया है, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कहाँ। इतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि सेंट्रल वैक्यूल कुछ कुछ प्लांट सेल्स में बड़े हो जाते हैं, सारे में नहीं, कुछ कुछ में, लेकिन फिर भी 50 से 90% तक सेल वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर ही लेते हैं। एनीवेज, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द वैक्यूल, द न्यूक्लियस एंड अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बेचारे साइड में प्लांट सेल्स में पुश हो जाते हैं, धक्का पड़ जाता है। सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं कि भैया मैं तो बीच में रहूंगा, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो। तो भैया जब तुम बीच में हो तो बाकी जो न्यूक्लियस है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो तो उनको तो साइड में ही जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? चलो फंक्शंस देख लेते हैं। वैक्यूल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, बताइए। दे आर स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में राशन आता है तो उस राशन को स्टोर करने के लिए डब्बे चाहिए ना, तो सेल में भी ये डब्बे ही होते हैं सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, तो स्टोरेज सैक है ये। द स्टोर्ड मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, या एंड प्रोडक्ट भी हो सकता है सेल्स का। मतलब कि कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है सेल में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है तो उससे कुछ काम की चीज बन गई और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी बना, टॉक्सिक वेस्ट भी बना, तो वो टॉक्सिक वेस्ट भी क्या होगा, वैक्यूल में ही जाकर के स्टोर हो जाएगा। टॉक्सिक वेस्ट भी क्या होगा, वैक्यूल में ही जाकर के स्टोर हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, अगर वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में अगर डोले, अगर जो टॉक्सिक वेस्ट है वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में डोले कि मैं यहाँ भी मैं वहाँ भी, तो ऐसे तो भैया जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो डेलिकेट ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे टॉक्सिक वेस्ट से, इसलिए उनको पैक कर दिया जाता है टॉक्सिक वेस्ट को। कहाँ? डब्बों में। डब्बों मतलब क्या वही वैक्यूल्स। तो काम की चीजें भी होंगी, फालतू चीजें भी होंगी, ठीक है। In some unicellular organisms, specialized vacuoles maintain water balance of their body, उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। In plants, they provide turgidity and rigidity to the cells। आई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स की। सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नाम सुन के लगता है कि बाप रे क्या होंगे सेल इंक्लूजन्स, अरे कुछ नहीं होते। देखो यहाँ पे नॉन लिविंग मटेरियल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल इंक्लूजन्स मतलब क्या? सेल इंक्लूजन्स मतलब कि साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? सेल इंक्लूजन्स। देखो, दे आर ऑफन कॉल्ड ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। इन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? एक और नाम क्या होता है? ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। दे मे बी ऑर्गेनिक। अरे यार देखो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मटेरियल है, अब वो नॉन लिविंग मटेरियल तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कौन सी बड़ी बात है? आपको ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? सेल इंक्लूजन्स। एक और नाम क्या है? ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। फाइन। द कॉमन सेल इंक्लूजन्स एग्जाम्पल देख लो। स्टोर्ड ऑर्गेनिक फूड, भैया जो फूड है, सेल का जो खाना है वो क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल ही तो है, तो वो भी क्या है? सेल इंक्लूजन ही है। सेक्रीशंस की, सपोज सेल ने कोई हार्मोन बनाया है ना, एंजाइम्स जो हैं बनाए हैं, तो वो भी क्या है? आप बोल सकते हो कि नॉन लिविंग मटेरियल, तो वो भी क्या हो जाएगा? हार्मोन सपोज बनाए हैं, एक सेल ने एक हार्मोन बनाया है, तो वो हार्मोन भी क्या है? एक नॉन लिविंग मटेरियल, वो भी क्या होगा? सेल इंक्लूजन ही होगा। Secretions, excretions and inorganic crystals. Thus, a cell acquire distinct structure and function
ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। तो बेसिकली यहाँ से एक अलग चीज़ शुरू हो गई है कि आप खुद देखो ना कि पिछले सेशंस से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, है ना, तो किस तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उन सेल ऑर्गेनल्स से होता क्या है, सेल को एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज, है ना। बेसिकली एक कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर जो प्लांट सेल आया था, ये देखो, है ना, इसमें देखो न्यूक्लियस है, ER है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, ये सेंट्रल वैक्यूल है ना। बीच में आप बोल सकते हो कि वो लाइसोसोम्स, ये सब क्या है, ये सब लाइसोसोम्स हैं, ठीक है ना, ये लाइसोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये गोल्जी अपैरेटस है, ये न्यूक्लियस है, ये ER है, ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। तो मतलब कितना आप बोल सकते हो कि सिस्टमैटिक दिखता है ना, कितना सिस्टमैटिक दिखता है, सब ऐसा लगता है कि कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, है कि नहीं। आगे की बात करते हैं, आ जाओ। Such an organization enables the cell to perform basic functions such as respiration, nutrition, forming new proteins, clearing of waste material, etc. The cell therefore is the fundamental structural unit and basic functional unit of living organisms. जो कर रहा है वो सेल ही तो कर रहा है, respiration, nutrition, new substances का बनना, proteins का बनना, waste material को हटाना। तो इसीलिए सेल क्या है, is the fundamental structural unit and basic functional unit of living organisms। कि बिना सेल्स के जो है ना क्या ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है ना तो उसकी बॉडी में एटलीस्ट एक सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब यहाँ देखो, ये कुछ डिफरेंसेस हैं एनिमल एंड प्लांट सेल्स में, इन्हें देख लो आप फटाफट से। एनिमल सेल जनरली छोटे होते हैं साइज में, प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनिमल सेल के अराउंड आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना। सो इट इज एनक्लोज्ड बाय थिक रिजिड डेड सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स जाहिर सी बात है एनिमल सेल्स में एब्सेंट होंगे। भाई प्लास्टिड्स देखा जाए तो प्लास्टिड्स में हमने एक बढ़िया एक टाइप का हमने प्लास्टिड पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना, पढ़ चुके हैं हम। तो देखो ऐसा है कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब भैया ऐसा है, प्लांट्स को ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने की, प्लांट्स अपने खाने को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही बनाते हैं। तो प्लांट्स को ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने की, जानवरों को क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने की, तो इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स को तो देखो अपना खाना खुद बनाते हैं वो, लेकिन एनिमल्स अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। एनिमल्स को अपने फूड के लिए बाहर जो एनिमल्स है ना वो बाहर से ही अपने खाने को अंदर लेते हैं, वो खाना अपने बॉडी में खुद बनाते नहीं है। ऐसा होता है कि आज हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज बना रहे हैं, आज हम फैट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। हम जो भी खाना खाते हैं ना वो बाहर से ही लेते हैं, अंदर की ग्लूकोज लिया बाहर से अंदर, फैट्स लिए बाहर से अंदर, कुछ इस तरीके से। तो एनिमल्स को अपना खाना बॉडी में खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो बाहर से ले सकते हैं, इसीलिए वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और इसीलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लोरोफिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा हमने देखा था कि क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, है ना, मतलब नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स, है ना, नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स जिनमें डेफिनेटली क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण फूलों को, फलों को, सब्जियों को सुंदर सुंदर कलर्स मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें एनिमल सेल्स में तो होती नहीं है, प्लांट सेल्स में होती हैं। इट इज़ अच्छा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ओके। अब यहाँ देखो, एनिमल सेल्स के पास सिंगल गोल्जी अपैरेटस होता है नियर द न्यूक्लियर एनवलप, लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो याद होगा आपको कि प्लांट सेल्स में बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले रहते हैं। एनिमल सेल्स के पास सेंट्रोजोम, आप बोल सकते हो कि सेंट्रोजोम होता है कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। यहाँ पर देखो सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स जो है एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। वैक्यूल्स
बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे होंगे एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में बड़े बड़े होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े थोड़े, वैसे ही बड़े हो रहे हैं, ऊपर से नंबर भी अगर बढ़ा दिया तो प्लांट सेल में तो सिर्फ वैक्यूल्स ही आएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सब गायब ही हो जाएंगी, है ना। न्यूक्लियस जो है वो जनरली सेल के सेंटर में ही होता है, लेकिन प्लांट सेल में वही वाली बात है कि बीच में सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है, तो उसके कारण जो है न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी में। हाँ जी, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में एक लास्ट टॉपिक बचा है सेल डिवीजन का, वो हम कवर करेंगे। हाँ, उसके पहले आपके पास डीपीपी सोल्यूशन भी आएंगे। तो अब हम मिलेंगे टेक्निकली अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में कुछ और नया हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। गूगल पे टाइप कर देना magnetbrains.com और टाइप करके सर्च कर देना। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और यहीं पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आपको जाना है नीट के ऑप्शन में, नीट के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी तैयारी आपको करने को मिल जाएगी नीट एग्जामिनेशन के लिए। आपको जाना है नीट फाउंडेशन बायोलॉजी में, जहाँ पे आपको मेरा मुंह दिखाई देगा। फिर इसके बाद में यहाँ जाओगे तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है, 1-2 सेशन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको उस फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स एकदम क्या बोलते हैं सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे, ठीक है। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।